प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने आपके लिए शब्द शक्ति बिंदु पढ़ाया था। शब्द शक्ति तो पुनः उसका एग्ज़ाम के हिसाब से जो वर्णन था वो आपको मैंने क्लियर किया है। अब उसको हम आगे और थोड़ा मैंने विस्तार उसको दे दिया था, तो उस विस्तार को क्लियर करते हुए आज मैं आपको पुनः बताने जा रहा हूँ। बच्चों, ये आपको पता ही है, ये 2 अंक का प्रश्न आता है। एक प्रश्न आता है और आपको मैंने ये तरीका भी बता दिया था कि प्रश्न कैसे आता है। कोई पंक्ति आती है, गद्य की पंक्ति आती है, हो सकता है पद्य में भी आ जाए, लेकिन अभी तक पद्य में कोई पंक्ति पूछी नहीं गई है। गद्य का कोई उदाहरण आता है, उस उदाहरण में से आपको ये पूछा जाता है कि भाई ये उदाहरण किस शब्द शक्ति का है, और उस शब्द शक्ति की परिभाषा देनी होती है। ऐसा मैंने आपको उस सारणी के द्वारा मैंने आपको समझा दिया है। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली जो बात है वो यही है कि शब्द शक्ति जो आपका बिंदु है, शब्द शक्ति जो आपका टॉपिक है, इस बिंदु पर आपको जो भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आता है उसकी पहचान आपके पास निश्चित होनी चाहिए। उस पहचान को मैं 1 सेकंड में आपको पुनः बता देता हूँ कि आपको ये पता है अभिधा की पहचान क्या है। अभिधा की पहचान क्या है कि किसी भी पंक्ति का, चाहे वो गद्य की आ जाए चाहे पंक्ति आ जाए, उसका सरल अर्थ आपके पास होना चाहिए। सरल अर्थ एक बार में ही समझ में आ जाना चाहिए, उसके अर्थ बार बार अधिक नहीं निकलने चाहिए। दूसरी लक्षणा जो शब्द शक्ति है, लक्षणा, इसकी मैंने आपको पहचान कल आपको बता दी गई है, सारणी के द्वारा समझा दिया गया है, और पुनः मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि कोई लक्षण आना चाहिए, कोई लक्षण या कोई गुण आना चाहिए। आपको लक्षण या गुण आना चाहिए, अथवा गत वर्ष एक मुहावरे से संबंधित, यानी कि यदि कोई मुहावरा आ जाए, आपका कोई मुहावरा आ जाता है, कोई लोकोक्ति कहावत का प्रयोग यदि आ जाता है, तो वहाँ पर आपकी लक्षणा शब्द शक्ति हो जाती है। व्यंजना थोड़ा आपको समझना ये थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि अभिधा का और व्यंजना का जो उदाहरण है लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ इसका सरल अर्थ निकलता है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ यानी कि जो वाच्यार्थ का अर्थ, वाच्यार्थ किस में आती है? अभिधा में। किस में आता है वाच्यार्थ? अभिधा में आता है। तो यहाँ जो वाच्यार्थ जैसा अर्थ निकलता है ना, जैसे सरल अर्थ जैसे निकलता है, तो उस सरल अर्थ जैसे निकलता है ना, उसके अर्थ खुलते हैं, उसका अर्थ बार बार खुलता हुआ चला जाता है। तो बच्चों यहाँ इसकी पहचान, व्यंजना की यहाँ पहचान के लिए आपको देखो, एक तो इसमें क्या आता है, एक ब्राह्म चिन्ह का अधिक प्रयोग मिलता है। ब्राह्म चिन्ह के प्रयोग इसमें अधिक आते हैं। ब्राह्म चिन्ह में क्या आता है, जैसे अल्प ब्राह्म आता है, जैसे अर्ध ब्राह्म आता है, जैसे प्रश्नवाचक आता है, जैसे पूर्ण ब्राह्म तो लगभग आपके आता ही है। यानी अधिक ब्राह्म चिन्ह का प्रयोग जब आपको किसी पंक्ति में अधिक दिखने लग जाता है, तो वहाँ ऐसा हम संकेत करते हैं, ऐसा हम बताते हैं, ऐसी इसकी पहचान बताते हैं कि व्यंजना के उदाहरण में अधिकतर अल्प ब्राह्म का और अर्ध ब्राह्म का अधिक प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आपको पुनः मैंने इस तरह संकेत कर दिया है, तो आप अब यहाँ आगे का ध्यान दें। कल मैंने आपको शब्द शक्ति के प्रकरण में आपको मैंने अभिधा लगभग कराई थी, मैंने आपको अभिधा में क्या आता है, अभिधा मैंने आपको कंप्लीट पहचान सहित बताई है। और अब आप यहाँ लक्षणा को क्लियर करिए। लक्षणा शब्द शक्ति आपके लिए यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष किसी मुहावरे से संबंधित एक इस तरह का जैसे वाक्य आया था। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, जैसे कि आया था कि चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गए। मैं आपको इस तरह उदाहरण दे रहा हूँ। इस तरह बोर्ड एग्जाम में इस तरह कोई क्वेश्चन आता है, चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गए। इस पंक्ति में, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सी शब्द शक्ति है, उसका नाम
नाम व परिभाषा लिखिए, नाम व परिभाषा लिखिए। इस तरह से 2 नंबर का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ एक पहचान आपको मैंने ये बताई है कि जहाँ मुहावरे का प्रयोग आ जाता है तो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है। तो आप इसके उत्तर में आप यहाँ ये बता देंगे कि यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है, और लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा आपको मैंने पहले ही एक सारणी के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से मैंने आपको पहले ही संकेत कर दी है। तो बच्चों आप लक्षणा की परिभाषा आप कैसे बता देंगे सीधे सीधे? जैसे आपने अविधा की परिभाषा को समझा, अविधा की परिभाषा आपने कैसे मान्य की? वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को हम अविधा कहते हैं। और उसी तरह से आप लक्षणा की परिभाषा कैसे बताओगे आप कि लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को हम लक्षणा कहते हैं। तो ध्यान दें, इस तरह का एक एग्जाम्पल उदाहरण में इस तरह से मैंने आपको दिया है। तो एग्जाम में लक्षणा के बारे में थोड़ा सा आपको मैंने और अविधा की तरह और उसका विस्तार थोड़ा मैंने आपको देना चाहा है। तो वो क्या है? लक्षक, लक्षक शब्द। लक्षक शब्द क्या है भैया? लक्षक शब्द इनको आप यूँ भी कह सकते हैं लक्षण वाले शब्द, लक्षण वाले शब्द भी कह सकते हैं। तो ये क्या कैसे शब्द होते हैं? यानी कि वे शब्द जो लक्ष्यार्थ है, लक्ष्यार्थ है को बताएं। यानी कि लक्ष्यार्थ को बताने का मतलब क्या है? कोई लक्षण या गुण बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द लक्षक कहलाते हैं, लक्षक कहलाते हैं। इसी तरह से लक्षक शब्द आ गए। अब लक्षक शब्द से आपका क्या आएगा? लक्ष्यार्थ, लक्ष्यार्थ। यानी कि जो कोई लक्षण या गुण बताने वाले जो शब्द होते हैं ना, उनका जो अर्थ लिया जाता है, तो इसको क्या कह देंगे आप? लक्षक शब्दों से लिया गया अर्थ, लक्षक शब्दों से लिया गया अर्थ लक्ष्यार्थ कहलाता है, लक्ष्यार्थ कहलाता है, लक्ष्यार्थ कहलाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात थोड़ी सी यहाँ इस तरह से है कि इसी के समानांतर देखो आपको मैंने वाचक शब्द, इसी के समानांतर आपको मैंने वाच्यार्थ बताया था, जो आपको चार्ट में पहले ही बताया जा चुका है। और ऐसे ही बिल्कुल जैसे इस वाचक, वाच्यार्थ और अविधा आती है, अविधा, तो इसी तरह से बिल्कुल यहाँ पर आप समझ गए हैं कि लक्षक शब्द, लक्ष्यार्थ और लक्षणा शब्द शक्ति आएगी। अब यहाँ थोड़ा सा आप ये समझ लेना है कि लक्षणा शब्द शक्ति जब आती है तो उसमें परिवर्तन अविधा शब्द शक्ति के अलावा क्या परिवर्तन उसमें मिलता है, क्या चेंजिंग मिलती है, तो वो थोड़ा आप यहाँ यह समझ लेना कि लक्ष्यार्थ में क्या आता है कि जब कोई अर्थ, सरल अर्थ निकलता है और उससे उसका पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, सरल अर्थ से कोई बात स्पष्ट नहीं होती है, तो उसका कोई दूसरा अर्थ लिया जाता है, उसको हम लक्ष्यार्थ कहते हैं। जैसे हम यहाँ उदाहरण आपको दें, सीता तो गाय के समान है, तो सीता तो गाय के समान है, इसका वाच्यार्थ निकलेगा क्या? इसका वाच्यार्थ क्या निकलेगा? सीता तो गाय के समान है। यानी वाच्यार्थ का मतलब क्या हो गया? सरल अर्थ, यानी सीता कोई गाय है, ऐसा इसका सरल अर्थ निकलेगा। लेकिन क्या यह अर्थ वाच्यार्थ सही निकल रहा है? आप समझ जाएंगे कि यह अर्थ गलत निकल रहा है, इसका वाच्यार्थ सही नहीं है, तो फिर आप इसका लक्ष्यार्थ निकालेंगे। लक्ष्यार्थ निकालेंगे क्या? कि सीता तो एक मानव जाति से संबंधित है, गाय एक पशु जाति का है, तो इसका लक्ष्यार्थ आपने क्या ले लिया? गाय के गुण से लिया। तो वही बात मैं आपको यहाँ समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ ध्यान दें कि लक्ष्यार्थ की, जैसे हमने लक्षक शब्दों से लिए गए अर्थ को हमने लक्ष्यार्थ कह दिया, तो आप यहाँ तुरंत ही कैसे बता दोगे कि वाच्यार्थ, जब कोई अर्थ वाच्यार्थ से स्पष्ट ना हो और कोई लक्षण
या गुण या विशेषता वाला अर्थ निकले तो उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। अब यहाँ इसका उदाहरण भी आपको हम देना चाहें कि जैसे उदाहरण देना चाहें हम आपको यहाँ पर, जैसे इसका उदाहरण हम आपको देना चाहें तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण हम आपको यहाँ दे रहे हैं, आपको यह कुत्ता गली का शेर है। देखो अब इसका अब आप ये उदाहरण हमने दिया है तो इस उदाहरण से आप ये समझ गए कि ये लक्ष्यार्थ का उदाहरण है। लक्ष्यार्थ का मतलब ये लक्षणा शब्दशक्ति का उदाहरण है। लेकिन आपको यहाँ समझाने वाली बात यह है कि आप यहाँ इसका पहला अर्थ यदि आप जैसे वाच्यार्थ से लें, वाच्यार्थ से इसका अर्थ लें तो क्या मतलब आएगा इसका अर्थ कि भाई यह कुत्ता एक जाति है, पशु है, एक ये जानवर है, शेर एक जानवर है, तो ये दोनों जानवर अलग अलग जानवर हैं, तो इन दोनों की प्रकृति में क्या अंतर है। सरल अर्थ क्या आएगा कि कुत्ता और शेर क्या एक जैसे हो सकते हैं, तो इसका वाच्यार्थ हो गया। और जब इन दोनों में कुछ अंतर है तो वो लक्ष्यार्थ से अंतर निकलता है कि कुत्ता गली का शेर का मतलब क्या है कि शेर को देख करके कोई उसके पास आता है क्या, तो इसका देखो लक्ष्यार्थ क्या आ जाएगा। इसका लक्ष्यार्थ क्या हो गया कि शेर से सभी भयभीत डरे हुए होते हैं। उसी प्रकार कुत्ते के कारण लोग भयभीत होते हैं। तो ऐसा अर्थ जब आप लेंगे, जब ये अर्थ आप लेंगे तो इससे आप ये समझ जाएंगे कि कुत्ते में जो मतलब भय, कुत्ते के द्वारा जो भय है वो शेर के जैसा ही है, तो लेकिन कुत्ता शेर तो नहीं है ना। तो इस तरह इसका हमने ये लक्ष्यार्थ लिया। ऐसे इस तरह जब हम लक्षक शब्दों से जो अर्थ लेते हैं वो हमारा यहाँ लक्ष्यार्थ कहलाता है। तो ये एक तरह से समझने के तरीका की ये परिभाषा हो गई आपकी, और इसको थोड़ा खोल करके हमने इस तरह स्पष्ट यूँ करके बता दिया है कि आपको सारणी में ये बताया जा चुका है कि वाचक, वाच्यार्थ और अविधा और लक्ष्यक, लक्ष्यार्थ और लक्षणा, इसी तरह से आगे का क्रम इसमें आएगा। तो आगे जैसे ये उदाहरण दिया है, अभी आप इससे आगे हम जब चलते हैं तो अब यहाँ शब्द शक्ति की परिभाषा आप ध्यान दें। देखो अब यहाँ लक्ष्यार्थ आपका हो गया, तो अब आप लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा बताइए। आप लोग लक्षणा शब्द शक्ति की क्या परिभाषा होगी भाई? जब आपने लक्ष्यार्थ की परिभाषा यहाँ ये इस तरह से दे दी कि वाच्यार्थ से स्पष्ट नहीं हो और कोई लक्षण गुण का अर्थ निकले, तो अब आप यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति की परिभाषा आप कैसे बताओगे कि भाई वाच्यार्थ से लक्ष्यार्थ निकला और अविधा से क्या आ जाएगी, लक्षणा कैसे आ जाएगी? कि देखो भाई, जब कोई अर्थ अविधा शब्द शक्ति से ना निकले, अविधा शब्द शक्ति से ना निकले, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कोई सरल अर्थ ना हो। जब कोई अर्थ अविधा शब्द शक्ति से ना निकले और किसी रूढ़ि या प्रयोजन के माध्यम से अर्थ निकलता हो, उसे
उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। अब आपको वही क्रम आपका जो पहले से चलता आ रहा है, उसी क्रम को हमने यहाँ आपको थोड़ा विस्तार से बताया है, थोड़ा खोल के बताया है। अब यहाँ उदाहरण, आप यहाँ कोई भी उदाहरण यहाँ लें आप, जैसे उदाहरण आप यहाँ इस तरह से ले दें, कोई भी उदाहरण पूर्व में मैं आपको दे चुका हूँ, अथवा कोई और भी उदाहरण यहाँ हम ले दें। तो जैसे मोहन तो गधा है, अगर हमने ये उदाहरण जैसे लिया है यहाँ, तो मोहन क्या है, एक पुरुष जाति का है, एक मानव जाति का है, और गधा एक पशु होता है। तो यहाँ पर जो इसका जो लक्ष्यार्थ है, यहाँ पर जो गधा जो शब्द है उसका जो लाक्षणिक अर्थ है वह मूर्खता से लिया गया है, मूर्ख होने से लिया जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ पर गधे का अर्थ यहाँ पर क्या है, यहाँ गधे का अर्थ किससे लिया है, मूर्ख होने से लिया है। यही इसका लक्ष्यार्थ है और यही इसका क्या निकलेगा, यही इसका लक्ष्यार्थ है और यही इसकी लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके अब यहाँ थोड़ा सा एग्जाम में आपसे कोई भी इस तरह से शब्द शक्ति के उपभेद का प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं सामान्य बात है, समझने में कोई हमें कठिनाई भी नहीं आ रही है। जब हमने दूसरा वीडियो आज शब्द शक्ति टॉपिक पर बनाना चाहा है तो उसमें हम आपको ये भी बता देंगे, आपकी समझ में ये भी आ जाना चाहिए रूढ़ि और प्रयोजन ये दो बातें क्या अलग होती हैं। रूढ़ि और प्रयोजन ये लक्षणा शब्द शक्ति के दो प्रकार हैं। रूढ़ि क्या होता है, कोई परंपरागत बात चली आ रही है, भाई लक्षणा शब्द शक्ति है। अब लक्षणा शब्द शक्ति की आपको थोड़ा सा मैं पहचान बताता हूँ। लक्षणा की आपको मैं पहचान कर रहा हूँ, संकेत आपको, जो आपको मैं पहले ही समझा भी चुका हूँ और बता भी चुका हूँ, यहाँ ध्यान दे लें आप लोग। एक तो बेटा लक्षण या गुण पर आपको ध्यान रखना है, या कोई मुहावरे का प्रयोग भी आपको आ सकता है। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि मुख्यार्थ क्या होता है। मुख्यार्थ आप जानते कि नहीं जानते, यही मैंने बार बार ये थोड़ा शब्द चेंज कर दिया है। मुख्यार्थ किसको कहते हैं आप लोगों को मैं पहले बता दूं, वाच्यार्थ को ही कहते हैं। तो मुख्यार्थ का मतलब क्या होता है, वाच्यार्थ। वाच्यार्थ का मतलब क्या हो गया, अविधेयार्थ। ये सेम शब्द हैं, इसका मतलब क्या हो गया, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ में बाधा आएगी, इसमें बाधा आएगी। तो या बाधा आने का मतलब क्या है कि लक्षणा शब्द शक्ति का अर्थ मुख्यार्थ के बाधा आने के कारण ही निकलता है। तीसरा यहाँ पर आप इसकी क्या पहचान ले लेंगे इसकी, कि आप अभी आपको जैसे रूढ़ि और प्रयोजनवती, रूढ़ि या प्रयोजन, अब दो शब्द आपके आ गए हैं। रूढ़ि और प्रयोजन का मतलब क्या होता है, रूढ़ि कोई परंपरागत चले आ रहे शब्द होते हैं, परंपरागत चले आ रहे शब्द होते हैं, और उनके कारण काव्य में, उनके कारण साहित्य में चमत्कार उत्पन्न होता है। तो और प्रयोजन क्या होता है, प्रयोजन क्या होता है, किसी उद्देश्य से, वर्तमान में कोई हम बात कहते हैं तो किसी उद्देश्य से कहते हैं, तो उसका उस माध्यम से, उस सारे से उसका अर्थ हम लेते हैं। तो ये लक्षणा की पहचान में ये दो तीन बातें प्रमुख तौर से हमने समझनी होती हैं, पढ़नी होती हैं। अब इसका थोड़ा सा जैसे रूढ़ि और प्रयोजन, इन दोनों को थोड़ा सा, बाकी के उदाहरण तो हमारे लक्षणा के ही हैं, उनको थोड़ा समझना है हमें अलग तरह से। देखिए लक्षणा के उदाहरण देखिए, यहाँ उदाहरण देखिए। अब मैं आपको यहाँ एक उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे आपसे हमने कह दिया कलिंग साहसी है, साहसी है, तो कलिंग क्या है, कलिंग एक प्रदेश है, एक क्षेत्र है, अर्थात इसका लक्ष्यार्थ क्या ले लिया, कलिंग प्रदेश, कलिंग प्रदेश के लोग
साहसी होते हैं। ये इसका देखो, ये इसका जो अर्थ हम ले रहे हैं ना, ये जो अर्थ ले रहे हैं हम भाई, कलिंग क्षेत्र से मतलब क्या हुआ, कलिंग प्रदेश से मतलब क्या हुआ, कलिंग प्रदेश के लोग साहसी हैं, साहसी हैं। और यदि आप वहाँ जाएं, कलिंग प्रदेश में आप जाएं और वहाँ के लोगों को आप पकड़ लें, उनको मारें पीटे, तो क्या ये बात ऐसे स्पष्ट होगी क्या साहसी हो सकते हैं वो? अर्थात ये एक परंपरागत शब्द है, साहसी, कलिंग प्रदेश के लोग साहसी होते हैं। इस तरह से ये एक परंपरागत शब्द है, एक रूढ़ी शब्द है, ये रूढ़ी शब्द है ये। तो यहाँ पर रूढ़ा गया। जैसे दूसरा उदाहरण हम यहाँ दे रहे हैं, राम गंगा पर बसता है, राम गंगा पर बसता है। तो अब राम गंगा पर बसता है, गंगा नदी पर, गंगा क्या है, गंगा क्या है कि नदी है, गंगा क्या है, नदी है। तो नदी पर क्या कोई रह सकता है, क्या बस सकता है? तो यहाँ इसका जो हमने यहाँ प्रयोजन, अब यहाँ इसका प्रयोजन आ जाएगा, गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, किनारे पर रहता है या बसता है, ऐसा इसका अर्थ लेते हैं। अब यहाँ आपको वही बात तो यहाँ समझनी है कि रूढ़ी लक्षणा क्या हो गई, रूढ़ी लक्षणा, रूढ़ी लक्षणा क्या हो गई कि जब कोई अर्थ किसी रूढ़ी या प्रयोजन से लिया जाए, रूढ़ी या प्रयोजन से, सॉरी, जब कोई अर्थ किसी रूढ़ी या परंपरा से लिया जाए, तो ये एक परंपरा है जिसके कारण लिया गया है ये अर्थ, तो ये रूढ़ी लक्षणा हो गई। बाकी के एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है कि ये रूढ़ी लक्षणा है, अथवा जैसे प्रयोजनवती लक्षणा, वही बात हो गई कि जब कोई अर्थ किसी प्रयोजन से लिया जाए, तो वहाँ पर आपके इस तरह से, जब जैसे राम गंगा पर बसता है, तो गंगा नदी पर बसना, यानी कि प्रयोजन से इसका अर्थ हमने यहाँ पर ये ले लिया है। तो इस तरह के उदाहरण जब हमारे एग्जाम में आते हैं, तो उनमें से डिसीजन तो हमें यही करना होता है कि लक्षणा सब शक्ति होती है। और अन्य जैसे इसके उदाहरण हम और लें, जैसे इसके और उदाहरण हम यहाँ पर लें, जैसे 1 2 3 उदाहरण, तीसरा उदाहरण हम यहाँ आपको दें, तो आप यहाँ कहते हैं मेवाड़ वीर है, तो वही बात आ जाएगी। मेवाड़ के लोग, मेवाड़ राजस्थान का एक प्रदेश है जहाँ के लोग बड़े त्याग बलिदान करने वाले होते हैं, साहसी होते हैं, नज़र होते हैं, तो उस परंपरा से लिया गया है। तो इस तरह से तलवारें चल रही हैं, तो ये तलवारें चल रही हैं, ये क्या है, तलवारें चल रही हैं, क्या है, युद्ध होने का, रक्तपात होने का, लड़ाई झगड़े का संकेत मिलता है। बहुत सारे उदाहरण हम यहाँ पर लक्षणा के और आपको बता सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आपको समझने के दृष्टिकोण से केवल इतना ध्यान रखना है कि लक्षणा की पहचान आपको मैंने पूर्व में बताई है, अभिधा की भी मैंने पहचान आपको पूर्व में बताई है। इस तरह से लक्षणा के बाद में आगे का जो बिंदु आता है आपका, वो व्यंजना सब शक्ति आती है। हाँ तो बच्चों, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति, व्यंजना शब्द शक्ति। हाँ तो यहाँ पर आपको व्यंजना शब्द शक्ति में मैं पुनः आपको बताने जा रहा हूँ कि चार्ट के द्वारा आप क्लियर समझ चुके हैं कि व्यंजक क्या होते हैं, व्यंजक शब्द क्या होते हैं। व्यंजक शब्द वे शब्द जो अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, अन्य अर्थ का बोध
कराते हैं, अन्य अर्थ का बोध कराते हैं, उनको हम व्यंजक शब्द कहते हैं। अब व्यंग्यार्थ आ गया आपका। व्यंग्यार्थ, एक बात तो आप तुरंत यहाँ जो समझ जाएंगे कि व्यंजक शब्दों से, व्यंजक शब्दों से, व्यंजक शब्दों से लिया गया अर्थ आपका व्यंग्यार्थ कहलाता है। अथवा डाल के आप पुनः आप इसकी परिभाषा बताओगे। आप क्या बताओगे? जैसे आपका वाच्यार्थ में बाधा होने से, वाच्यार्थ या अविद्यार्थ में बाधा होने से जो अर्थ लिया आपने वो लक्ष्यार्थ लिया। उसी प्रकार से व्यंग्यार्थ क्या आएगा कि जब काव्य में कोई अर्थ है, जब काव्य में कोई अर्थ वाच्यार्थ से या लक्ष्यार्थ से स्पष्ट नहीं होता है और कोई अन्य अर्थ स्पष्ट होता है, उसे हम व्यंग्यार्थ कहते हैं। जब काव्य में कोई अर्थ लक्ष्यार्थ या मुख्यार्थ किसको कहते हैं? अविधेयार्थ कोई कहते हैं या वाच्यार्थ कोई कहते हैं। जब काव्य में कोई अर्थ लक्ष्यार्थ या मुख्यार्थ से स्पष्ट नहीं होता है और कोई अलग अर्थ निकलता है, अलग अर्थ निकलता है, उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। उसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। यानी कि व्यंजना शब्द शक्ति का अगर आपको कोई उदाहरण देना है व्यंजना का, तो व्यंजना का कोई भी जो उदाहरण है, जो भी कोई उदाहरण है वह आपका व्यंग्यार्थ का ही उदाहरण कहलाता है। लक्षणा का कोई भी उदाहरण है वह लक्ष्यार्थ का उदाहरण कहलाता है। तो व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ क्या हुआ? व्यंजना, देखिए व्यंजना जो ये शब्द है, व्यंजना का अर्थ खोलना या स्पष्ट करना होता है। स्पष्ट होता है। व्यंजना का अर्थ खोलना या स्पष्ट करना होता है। अब पुनः आप इसकी परिभाषा अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी परिभाषा आप ओके जाओ, चलिए, अरे जिम्मी जाओ भाई। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा आप ध्यान दीजिए। जैसे आपने यहाँ पर लक्षणा की परिभाषा पढ़ी, लक्षणा को हमने आपको बताया, उसी प्रकार से आप यहाँ इसकी परिभाषा आप ये दे सकते हैं कि व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आपने ये परिभाषा स्पष्ट की, ये आपको पहले से ही क्रम चला आ रहा है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे तीनों शब्द शक्ति की परिभाषाएं आपको याद करनी है, एक शास्त्र के द्वारा आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसकी अतिरिक्त परिभाषा जो आप यहाँ पर जो देने जा रहे हैं वो आप यहाँ ध्यान दें कि देखिए कि जब काव्य में कोई अर्थ है, जब अविदा से और लक्षणा से स्पष्ट नहीं होता है और कोई अलग अर्थ स्पष्ट होता है, उसे हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थात जब काव्य में
जब काव्य में कोई अर्थ अविधा या लक्षणा से स्पष्ट ना हो और कोई अलग अर्थ स्पष्ट होता है, अलग अर्थ स्पष्ट होता है। अलग अर्थ स्पष्ट होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उदाहरण जैसे अब आप यहाँ पर ध्यान दें, जैसे लक्षणा के भेद होते हैं, लक्षणा के 2 भेद आपको बताए थे, रूढ़ि और प्रयोजनवती। इसके अलावा भी लक्षणा के और उपभेद हैं, लेकिन हम आपको पहले ये संकेत कर चुके हैं, आपको कोई भी उपभेद बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपको सीधे सीधे तीनों शब्द शक्तियों की परिभाषा आपको समझनी होती है, तीनों शब्द शक्तियों से ही प्रश्न पूछा जाता है। तीनों शब्द शक्तियों में से कोई एक उदाहरण आ जाएगा और उसकी परिभाषा आपको देनी होती है, और वह परिभाषा मैं आपको 3 पंक्तियों में याद करा चुका हूँ। कई वाच्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? अविधा कहते हैं। लक्ष्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को लक्षणा कहते हैं, और व्यंग्यार्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति को व्यंजना कहते हैं। ये 3 पंक्ति 3 शब्दों में 3 पंक्तियों से आपकी परिभाषा हुई। इसी तरह से 3 ही पंक्तियों में इनकी पहचान हो गई। अविधा का मतलब सीधा सरल अर्थ होता है, जब कोई अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, सीधा सरल हो जाता है, उसको हम अविधा कहते हैं। लक्षणा में क्या आता है? कोई रूढ़ी आप समझ चुके हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी शेर ए हिंदुस्तान थी, तो ये क्या है? एक परंपरागत शब्द बन गया है, रूढ़ी बन गई है इंदिरा गांधी जी के लिए। लाला लाजपत राय पंजाब के सिंह थे, तो अब ये क्या है? ये सिंह थे थोड़ी, सिंह के जैसे गुड़ वाले बना दिए गए हैं। तो सैकड़ों उदाहरण यहाँ इस तरह हम पढ़ते हैं, और वही बात आपको पहचान के लिए लक्षणा में आपको बताई है, वही पहचान आपको व्यंजना में आपको बताई गई है। व्यंजना में भी आपको पहचान आपको इस तरह से बता दी है कि व्यंजना का अर्थ तो खोलना होता है कि यानी कि जहाँ पर जब कोई अर्थ, यानी कि आप सरल अर्थ लेंगे भी तो आपको ऐसा लगेगा कि इस अर्थ में अभी अपूर्णता है, इसका अर्थ कुछ अलग और है, तो इस तरह वहाँ पर व्यंजना होती है। इसके अलावा आप यहाँ ये भी जान रहे हैं, यहाँ मैंने आपको ये बता भी दिया है कि अविधा और लक्षणा यानी कि कोई काव्य का अर्थ आएगा तो वो इनसे नहीं निकलेगा। जब कोई इनसे अर्थ नहीं निकलेगा, जब इनसे कोई अर्थ ना निकले, जब अविधा से या लक्षणा से कोई अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तो कोई अलग अर्थ स्पष्ट होता है, तो उसको हम व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं, उसको व्यंजना शब्द शक्ति हम कहते हैं। तो देखिए उदाहरण यहाँ पर हम आपको देते हैं, उदाहरण व्यंजना के देखो, उदाहरण कहते हैं, देते हैं यहाँ पर हम आपको व्यंजना के। संध्या हो गई, संध्या हो गई, संध्या हो गई, ये संध्या हो गई, इसका मतलब क्या है? संध्या हो गई। देखो अब यहाँ इसका अर्थ आप खोल लेंगे। व्यंजना का अर्थ क्या होता है? खोलना, स्पष्ट करना। अब संध्या हो गई, ये एक उदाहरण दिया है, तो कि इसका जो वाच्यार्थ लिया क्या हो गई? संध्या होने से वाच्यार्थ लिया जाता है। सूर्यास्त हो गया है, उसके बाद में संध्या हो गई है, तो उसका अर्थ क्या लिया? जैसे अब अनेक तरह से इसका अर्थ बार बार जब निकल के सामने आता है ना, तो वहाँ व्यंजना होती है, तो यहाँ इसका व्यंजना हो गई। यहाँ कैसे व्यंजना हुई? इसमें व्यंजना को क्या कह देंगे आप? व्यंग्यार्थ। यहाँ कैसे हो गया? व्यंग्यार्थ कैसे हो गया कि भाई किसी ने तो यहाँ इसका अर्थ क्या ले लिया? किसी ने तो इसका अर्थ ले लिया कि भाई घर चलने का समय हो गया, कि घर चलने का समय हो गया।
किसी ने इसका अर्थ क्या लिया, संध्या के बाद में क्या होता है भाई मंदिर का समय हो गया, मंदिर चलना चाहिए, मंदिर जाने का समय हो गया। भाई जब अर्थ आप अलग अलग तरह से लेंगे, इसका अर्थ अलग अलग प्रकार से लेंगे, और अगर हम और कहें तो तीसरा और क्या लेगा भाई, संध्या हो गई है, घर चलें, मंदिर जाएं, अथवा स्वास्थ्य व्यायाम के लिए भी जाएं, अथवा स्वाध्याय पढ़ने के लिए जाएं, आदि आदि तरह से आप इसका यहाँ अर्थ अलग अलग तरह से ले सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये संध्या हो गई, ये क्या हुआ, इस संध्या होने का यहाँ आपको अर्थ लिया आपने, यहाँ एक अर्थ आपका निकला, ये यहाँ अर्थ निकला। तो जैसे अर्थ आपने निकाला है ना, ये जो अर्थ निकाला है ये, तो ये आपका अर्थ अलग अलग तरह से, जो भी कोई इस उदाहरण को सुनेगा, बोलेगा, समझेगा, तो वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग अर्थ लेते हैं, खोलते हैं इसका अलग अलग अर्थ, तो वहाँ व्यंजना होती है। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान दें कि उसकी बेटी 19 की हो गई। देखो अब 19 की होने का मतलब क्या है कि देखो कोई दूसरा व्यक्ति क्या 19 वर्ष से लेगा कोई अर्थ इसका, कोई ये कहेगा भाई जवान हो गई है, जवान से अर्थ लेगा, कोई ये कहेगा भाई विवाह के योग्य हो गई है, विवाह के योग्य हो गई है, योग्य हो गई है, तो ऐसा कोई अर्थ लेगा। तो ये जब हम समझने में इसके बार बार जब अलग अलग अर्थ खुलने लग जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से वहाँ पर हम व्यंजना शब्द शक्ति का निर्णय करते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान दें, समझें आगे। और भी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। उफ, आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है। तो आप देखो या ध्यान दीजिए, उफ आज तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इसका मतलब क्या है, बहुत तेज़ गर्मी होने की संभावना है, या मतलब कोई आंधी आने की संभावना है। तो ऐसा कुछ यहाँ अर्थ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर और भी हम आपको आगे उदाहरण दे रहे हैं आपको। देखो रजनीगंधा खिल गई। रजनीगंधा के जो पौधे होते हैं, लता होती हैं, उनमें फूल खिल गए, इसका सामान्य अर्थ वाच्यार्थ ये लिया जाता है। वाच्यार्थ तो भाई रजनीगंधा के पौधे में फूल खिल गए, लता में फूल खिल गए। तो लेकिन यहाँ इसका विशेष अर्थ क्या लिया, वाच्यार्थ यदि इस तरह आता तो अभिधा शब्द शक्ति हो जाती। कैसे, रजनीगंधा के पौधे में फूल खिल गए, ये अर्थ ले लिया जाता तो भाई इसका वाच्यार्थ निकलता है। लेकिन रजनीगंधा खिल गई, अब इसको समझने वालों ने क्या अर्थ लिया, इसका समझने वालों ने किसी ने अर्थ लिया भाई रजनीगंधा के जो फूल होते हैं वो मध्यरात्रि में खिलते हैं। रात्रि के 12 बजे के समय को कहते हैं मध्यरात्रि। तो मध्यरात्रि के समय से लिया गया है इसका अर्थ। दूसरा अर्थ क्या लेंगे कि भाई 12 जब रात्रि के बज जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि रात बहुत हो गई। इसका मतलब क्या हो गया, रात बहुत हो गई। बहुत अर्थ इसका ये रात बहुत हो गई। ऐसे हम जब इसको अर्थ, भाई इसका खोलने का ही तो तरीका है, इसमें अर्थ को जब आप खोलेंगे तो ये आप इसको समझेंगे। मध्य रात्रि के समय से है, रात बहुत हो गई, इस तरह अर्थ इसके लेने से है। तो ऐसा इस तरह करने से आपको व्यंजना शब्द शक्ति के कुछ बातें आपको समझनी होती हैं। एक उदाहरण मैं आपको यहाँ और देना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए, अध्यापक ने कहा 4 बज गए। देखो 4 बजने के समय से अर्थ क्या लिया जाएगा, 4 बजने से क्या अर्थ ले लिया जाएगा कि भाई अब छुट्टी का समय हो गया है, अथवा बच्चों का खेलने का समय हो गया है। तो इस तरह से यहाँ व्यंजना ही होती है। उक्त जो उदाहरण हैं ये आपके व्यंजना के उदाहरण हैं। देखिए, आपसे मैं ये पहले बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ, जैसे लक्षणा के भेद हैं और उसके उपभेद भी हैं लक्षणा के, उसी तरह से व्यंजना के भी भेद हैं। व्यंजना के भी 2 भेद हैं। व्यंजना के भेद 2 क्या हैं, एक तो होती है शाब्दी व्यंजना,
शाब्दी व्यंजना, और एक होती है आर्थी व्यंजना, एक होती है आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना भाई, इन शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, जब आपने प्रयोजनवती और रूढ़ी लक्षणा को समझ लिया, रूढ़ी को समझ लिया कि रूढ़ी कोई परंपरागत कोई मान्यता हो, परंपरागत कोई रिवाज हो, परंपरा हो, उसको जैसे रूढ़ी कहते हैं। प्रयोजन का मतलब क्या होता है कि भाई किसी उद्देश्य से किसी बात को समझाने के लिए होती है। उसी तरह से शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, ये व्यंजना के दो प्रकार हैं। तो शाब्दी व्यंजना का मतलब हो गया कि शब्द में व्यंजना होती है, शब्द में व्यंजना होती है। और आर्थी का मतलब क्या हो गया भाई, कोई शब्द है ना तो उसके अर्थ में व्यंजना होती है, अर्थ में व्यंजना होती है। अब आपसे इनका दोनों का अलग अलग प्रकार से यूँ पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। इस तरह आपसे नहीं पूछा जाएगा कि भाई उक्त उदाहरण में शाब्दी व्यंजना है या आर्थी व्यंजना है, ऐसा आपसे नहीं पूछा जाएगा। ध्यान रहे, इस तरह के जैसे उदाहरण आपसे अभी तक तो गद्य में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में गद्य में पूछे गए हैं और गद्य में ही पूछे जाएंगे, ऐसा अब तक का बोर्ड पैटर्न बता रहा है। लेकिन ये शब्द शक्तियाँ जैसे गद्य में है ना, उसी तरह ये पद्य में भी होती हैं, आपकी कविताओं के अंतर्गत पाई जाती हैं। तो कविताओं में भी पाई जाती है। मैंने आपको जितने भी उदाहरण हैं वो गद्य के बताए हैं, बाकी के तीनों ही प्रकार की शब्द शक्तियों में पद्य के उदाहरण होते हैं। शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना को थोड़ा सा मैं उक्त उदाहरणों से आपको बता देता हूँ, आप खुद समझ लेना भाई। कि संध्या हो गई, इसका मतलब क्या है, ये शब्द है, शब्द से इसका अर्थ लिया आपका या पूरा अर्थ से इसका अर्थ लिया, तो आप जान जाएंगे कि ये पूरे अर्थ से आप ले रहे हैं। इसका पूरी पंक्ति का अर्थ है कि घर चलने का समय हो गया, मंदिर जाने का समय हो गया, तो ये आर्थी व्यंजना हो गई यहाँ। और उसकी बेटी 19, ये क्या है, शाब्दी व्यंजना, एक शब्द में 19 वर्ष से या जवान होने से या विवाह के योग्य होने से उसका अर्थ ले लिया। तो शाब्दी और आर्थी ऐसे व्यंजना होती हैं ये। इसमें देखो उपहास तो पत्ता भी नहीं हिल रहा है, ये आपने आर्थी व्यंजना से ले लिया। रजनीगंधा खिल गई, आपने आर्थी व्यंजना से ले लिया। अध्यापक ने कहा 4 बज गए, एक शब्द 4 से इसका अर्थ ले लिया आपने, तो ये शाब्दी व्यंजना होती है। तो बच्चों, इस तरह से आपकी बोर्ड एग्जाम में आपका 2 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। इस 2 अंक के प्रश्न में शब्द शक्ति की पहचान, शब्द शक्ति की परिभाषा और शब्द शक्ति का उदाहरण मैंने आपको इस तरह से कंप्लीट तरह से जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, उस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। और आपने जो अपने इस वीडियो को देखने के लिए जो अपना अमूल्य समय दिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा।